मैं आपको एमए इकोनॉमिक्स द्वितीय सेमेस्टर चतुर्थ इकाई का परिकल्पना अर्थ एवं प्रकार के बारे में बताना चाहूँगा। परिकल्पना अर्थ हाइपोथेसिस। किसी समस्या के चिन्हांकन के बाद परिकल्पना का निर्माण और जांच दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु होता है। शोध कार्य में परिकल्पना एक अति आवश्यक तत्व है। परिकल्पना द्वारा ही शोध का उद्देश्य तय होता है। हाइपोथेसिस शब्द दो शब्दों हाइपो व थीसिस से बना है, जिसका अर्थ है शोध लेख में कम निश्चित। दूसरे शब्दों में परिकल्पना का अर्थ है पूर्व परिकल्पना। परिकल्पना उपलब्ध साक्ष्य पर आधारित उचित अनुमान है। शोध प्रक्रिया में विश्वसनीय तथ्य के लिए परिकल्पना आवश्यक है। इसके माध्यम से शोधकर्ता को प्रेक्षण को सिद्धांत से संबद्ध करने में मदद मिलती है। परिकल्पनाएं अच्छी तरह से परीक्षण के बाद सुस्थापित हो जाने पर सिद्धांत का रूप धारण कर लेता है। अंत में सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, परिकल्पना किसी सोच समस्या को जांचने योग्य कथन या उत्तर है। परिकल्पना परिभाषा, हाइपोथेसिस डेफिनेशन। यहाँ पर परिकल्पना की कुछ परिभाषाएं दी गई है, जिसमें मैक म्यूगन के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचने योग्य कथन को परिकल्पना कहते हैं। कर्लिंगन के अनुसार दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानित कथन को परिकल्पना कहा जाता है। परिकल्पना को हमेशा घोषणात्मक वाक्य के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और वे चरों से चरों के बीच में सामान्य या विशिष्ट संबंध बतलाते हैं। परिभाषाओं से स्पष्ट है, परिकल्पना में दो या दो से अधिक चरों के बीच एक संबंध बताया जाता है। उदाहरण के लिए, पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है। इस परिकल्पना में पुरस्कार एक चर तथा सीखना दूसरा चर है। इस तरह से दोनों के बीच संबंध बताया जा रहा है। परिकल्पना को जांचने योग्य कथन के रूप में भी अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात हम परिकल्पना का मापन कर सकते हैं। अब हम परिकल्पना का प्रकार के बारे में देखते हैं। विभिन्न विषयों के शोध के क्षेत्र में शोधकर्ताओं ने परिकल्पना को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है, जिसमें मुख्य रूप से तीन आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है। जिसमें पहला है चरों की संख्या के आधार पर, दूसरा है चरों में विशेष संबंध के आधार पर और तीसरा है विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर। जिसमें हम पहला देखते हैं चरों की संख्या के आधार पर, तो इसमें पहला है साधारण परिकल्पना, सिंपल हाइपोथेसिस। साधारण परिकल्पना में चरों की संख्या दो होती है। दो चरों के बीच संबंध ज्ञात किए जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें, बच्चों के सीखने में पुरस्कार का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर सीखना एक चर है तथा पुरस्कार भी दूसरा चर है। इस तरह से दो चरों के मध्य यहाँ पर संबंधों की चर्चा की गई है। दूसरा हम देखते हैं जटिल परिकल्पना। इसमें चरों की संख्या दो से अधिक होती है। जैसे अंग्रेजी माध्यम के निम्न उपलब्धि के विद्यार्थियों का व्यक्तित्व हिंदी माध्यम के उच्च उपलब्धि के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होता है। इस परिकल्पना के उदाहरण में हिंदी, अंग्रेजी माध्यम, निम्न उच्च उपलब्धि स्तर एवं व्यक्ति दो से अधिक चर शामिल है। दूसरा वर्गीकरण हम देखते हैं चरों में विशेष संबंध के आधार पर। पहला सार्वत्रिक परिकल्पना या यूनिवर्सल हाइपोथेसिस। ऐसी परिकल्पना जो हर क्षेत्र और समय में समान रूप से व्याप्त हो, अर्थात परिकल्पना का स्वरूप इस तरह से हो कि दिए गए चरों के सभी तरह के मानों के बीच के संबंध को प्रत्येक दशा में बनाए रखें।
किसी वस्तु की भविष्य में कीमत बढ़ने की आशंका में उस वस्तु की मांग वर्तमान में अधिक की जाती है। उसी प्रकार पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया भी तेज होती है। ये ऐसी परिकल्पनाएं हैं जो सार्वत्रिक है। सार्वत्रिक परिकल्पना की सीमा भी बंधी हुई होती है। यदि हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो इस तरह का परिकल्पना सामान्य मानव के लिए उपयुक्त होगा, किंतु असामान्य मानव के लिए उपयुक्त होना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरा है इसमें अस्तित्वात्मक परिकल्पना। ऐसी परिकल्पना जो सभी परिस्थितियों के लिए नहीं तो कम से कम एक परिस्थिति के लिए निश्चित रूप से लागू हो, अस्तित्वात्मक परिकल्पना कहलाता है। उदाहरण के लिए, सीखने की प्रक्रिया में कक्षा में एक ऐसा बालक है जो पुरस्कार के बजाय दंड से सीखता है। इस प्रकार की परिकल्पना का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। इसमें शोधकर्ता को कई अस्तित्वात्मक परिकल्पना की जांच करनी पड़ती है। तीसरा देखते हैं हम विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर, जिसमें पहला है कारणत्व परिकल्पना। कारणत्व परिकल्पना के माध्यम से व्यवहार पर पड़ने वाले विशिष्ट प्रभाव की व्याख्या होती है। जैसे शोधकर्ता यह परिकल्पना कर सकता है कि थकान से अधिगम में ह्रास होता है, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है कि अधिगम में ह्रास का कारण थकान है। अतः यह कारणत्व परिकल्पना है। दूसरा इसमें देखते हैं वर्णनात्मक परिकल्पना। इस प्रकार की परिकल्पना में शोधकर्ता को व्यवहार के गुणों की पहचान में मदद मिलता है। इसमें व्यवहार के कारण ही पहचान करने पर बल नहीं दिया जाता। जैसे एक शोधकर्ता यह परिकल्पना करता है कि थकान में आगे कार्य की अनिच्छा होती है। यहाँ पर थकान में होने वाले व्यवहार का वर्णन किया गया है, व्यवहार के कारण पर नहीं। इसमें हम तीसरा देखते हैं शोध परिकल्पना। इसे कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ये किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित या प्रेरित परिकल्पना होती है। शोधकर्ता को इस परिकल्पना पर पूर्ण विश्वास होता है। उसे आशा होती है कि उसकी परिकल्पना सत्य सिद्ध होगी। उदाहरण के लिए, करके सीखने से प्राप्त अधिगम अधिक सुदृढ़ और अधिक समय तक टिकने वाला होता है। विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना का चौथा प्रकार है शून्य परिकल्पना या नल हाइपोथेसिस। नल परिकल्पना में उल्लेखित चरों के बीच प्रभाव नहीं की परिकल्पना होती है। यह शोध परिकल्पना के विपरीत होती है। शोध परिकल्पना में यदि कोई शोधकर्ता परिकल्पना बनाता है तो साथ ही साथ उसका नल परिकल्पना भी बनाता है। यदि शोध परिकल्पना यह है कि व्यक्ति समझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी सीखता है। शून्य या नर परिकल्पना, व्यक्ति समझ द्वारा प्रयत्न और भूल की अपेक्षा जल्दी नहीं सीखता। अंत में है सांख्यिकी परिकल्पना। शोध परिकल्पना को सांख्यिकी पदों में अभिव्यक्त करने पर सांख्यिकीय परिकल्पना कहलाता है। शोध परिकल्पना या नल परिकल्पना को सांख्यिकी परिकल्पना में बदलने के लिए शोध परिकल्पना के चरों को समूहों में विभाजित कर लेते हैं। अंतर या तुलना द्वारा दो विभिन्न समूहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। मान लो शोधकर्ता समूह अ तथा समूह ब में अंतरों का अध्ययन करना चाहता है। समूह अ समूह ब से प्रौढ़ है। इस शोध परिकल्पना को सांख्यिकी परिकल्पना में बदलने के लिए दोनों समूहों के व्यक्तियों के उम्र का माध्य ज्ञात कर अंतर ज्ञात करते हैं। इस तरह से
कौन सा समूह प्रौढ़ है? मान लिया जाएगा। शोध परिकल्पना के लिए H1, नल परिकल्पना के लिए H0 तथा माध्य के लिए X संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।